नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से EFE एकेडमी जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं MK व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं राजस्थान इतिहास सब्जेक्ट की इस तीसरी क्लास में। दोस्तों, पिछली 2 क्लासों में हमने राजस्थान के इतिहास से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण पढ़ा था और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान में किसानों ने इस प्रकार से आंदोलन संगठित होकर आंदोलन किए, उनके क्या परिणाम रहे, कैसे उनकी शुरुआत हुई और क्यों ये आंदोलन किए गए थे। किसान जो थे राजपूताना के, वो यहाँ के राजाओं से, यहाँ के जागीरदार जमींदारों से और ब्रिटिश हुकूमत से परेशान थे, उनके लगाए हुए करों से परेशान थे और उन्होंने किस प्रकार संगठित प्रयास करते हुए कैसे किसान आंदोलनों की शुरुआत की, कहां से यह शुरुआत हुई, उस सभी को हम देखेंगे आज की क्लास में। राजस्थान के किसान आंदोलनों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो किसान आंदोलन राजस्थान में आता है वो पहला किसान आंदोलन आता है बिजोलिया का किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा प्रभावशाली बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से राजस्थान में किसान आंदोलनों की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान के अन्य स्थानों पर किसानों को संगठित करने का और उन्हें प्रेरित करने का जो काम शुरू हुआ है वो कहां से हुआ है दोस्तों, बिजोलिया के किसान आंदोलन से हुआ है। देखिए, ध्यान दें, बिजोलिया किसान आंदोलन की समय अवधि थी 1897 से लेकर 1941। तो यहां 3 बातें होती हैं। इस अवधि को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप परीक्षा में 3 प्रश्न सही करके आ सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए, ये जो पहला साल दिया है ये तो शुरुआत है, यानी यहां से तो क्या पता चल गया कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, 1897 में। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये जो पीछे वाला वर्ष दिया है 1941, यहां से दूसरा प्रश्न बनता है, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ था या खत्म कब हुआ था या इसका अंत कब हुआ था। बन गए 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न कि अगर इस अवधि को अगर आपने याद में रखा है तो देखिए तीसरा प्रश्न यहां से क्या बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कुल कितने समय तक चला था। जवाब वो ही दे पाएंगे जिनको ये अवधि याद होगी। 1897 से 1941 टोटल लग गए कितने, 44 वर्ष। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन कुल कितने वर्ष चला है दोस्तों, 44 ईयर्स, 44 वर्ष। 3 प्रश्न तो ये बन गए और चौथा प्रश्न अपने आप में उसने देखे और ये समय पूछ लिया कि बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि क्या थी। तो 4 प्रश्न तो यहां इस पहली बात से हो गए। ये लो, हर चीज देखिए, जरूरी नहीं है केवल रटो मत, ये सोचो कि यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा कैसे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आप कहीं भी इतिहास में या किसी भी विषय में आप जो है मात नहीं खाएंगे और बड़ी आसानियों से आप जो ये बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को पूरा करते हुए और आप अपनी प्रयास, अपने उस नौकरी तक, अपने उस सफलता तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये इसी एक बात से देख लो, 4 प्रश्न मैंने यहां आपको बना के दिखाए हैं। आगे बात करें, अब ये बिजोलिया की अगर बात करें तो बिजोलिया वर्तमान में कहां स्थित है। सबसे पहली बात तो यही आती है, बिजोलिया वर्तमान स्थित है किस जिले में, भीलवाड़ा जिले में। याद रखें, वर्तमान में। और उस समय जब ये आंदोलन चल रहा है तब ये किस रियासत के अधीन आता था, भीलवाड़ा और ये बिजोलिया, ये सब किस रियासत के अधीन आता था दोस्तों, ये आता था मेवाड़ रियासत के अधीन। किसके अधीन, मेवाड़ रियासत के अधीन। मेवाड़ रियासत के अधीन ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। ए श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था कौन, बिजोलिया। ए श्रेणी में कुल 16 ठिकाने हुआ करते थे मेवाड़ के। कुल कितने थे, 16। उन 16 ठिकानों में से ए श्रेणी का बड़ा, क्षेत्रफल में बड़ा, जहां से भू राजस्व लगान ज्यादा आए, ऐसा ठिकाना हुआ करता था बिजोलिया। ठीक है, जहां, अच्छा एक चीज और, अब इस बिजोलिया ठिकाने की अगर बात करें तो सबसे पहले तो बिजोलिया के जो संस्थापक हैं, बिजोलिया ठिकाने के जो संस्थापक हैं
या बिजोलिया के जो पहले जागीरदार कह दो तो या संस्थापक कह दो वो कौन होंगे? सबसे पहले तो वहां बात करते हैं। देखिए, बिजोलिया ठिकाने की स्थापना करने का श्रेय जाता है किसे? अशोक परमार को। नाम क्या है? अशोक परमार। अशोक परमार जो कि कहां के थे? जगनेर के। कुछ बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, जगनेर की जगह गजनेर लिख देते हैं। जगनेर की जगह क्या लिख देते हैं? गजनेर। अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। गजनेर तो चला गया कहां? बीकानेर। और जगनेर कहां चला गया? जगनेर आगरा। समझ रहे हैं बात को? तो अशोक परमार जो जगनेर के थे, इन्होंने बिजोलिया की स्थापना की। अब ये क्यों आए यहां, कैसे आए यहां, उस कहानी को भी जानना जरूरी है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके टॉपिक में भी है, जिनके बिना इतिहास राजपूताना का अधूरा है, वो मेवाड़ वंश। और उस मेवाड़ वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक राणा सांगा, जिनका पूरा जीवन युद्धों में ही लगा रहा। राणा सांगा और इनके समय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन बैटल इंडियन हिस्ट्री में, ना केवल राजपूताना के इतिहास में बल्कि इंडियन हिस्ट्री में माइलस्टोन बैटल जिसको कहा जाता है खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 भरतपुर में खानवा के मैदान में लड़ा गया राणा सांगा और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच। इसी खानवा युद्ध के बाद, मैंने भारत का माइलस्टोन बैटल इसको क्यों कहा, क्योंकि खानवा युद्ध के बाद ही राजपूताना में राजपूतों की शक्ति या एकता जो है वो बिखर गई और भारत में मुगलों का वंश या शासन जो है वो स्थायी हो गया, स्थापित नहीं हुआ। स्थापित तो पहले ही हो चुका है। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसका स्थायी होना कि अब वो परमानेंट हो गया है, ये निश्चित हो गया है कि अब भारत में मुगलों का राज रहेगा, इनको अब टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा। ये किस बैटल से निर्धारित हुआ? खानवा के बैटल से। क्यों? क्योंकि खानवा पहला, लास्ट और इकलौता ऐसा बैटल, ऐसा युद्ध था जिसमें सभी राजपूत राजाओं ने संगठित होकर, एक होकर राणा सांगा के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और इसके बाद वो राजपूत शक्ति संगठित, जो संगठित एक प्रयास था वो असंगठित हो गया, सब अलग अलग छिन्न भिन्न हो गए और फिर धीरे धीरे सभी राजपूताना की रियासतों ने, केवल मेवाड़ को छोड़ दिया जाए तो सभी राजपूताना की रियासतों ने जो क्या किया, धीरे धीरे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने लग गए, वैवाहिक संबंध बनाने लग गए, संधियां करने लग गए। क्लियर है यहां तक की बात? तो अब उस खानवा के मैदान में जब राणा सांगा लड़ रहे थे तो खानवा के मैदान में लड़ते हुए उन्होंने सभी राजपूत राजाओं को एक निमंत्रण भेजा कि आइए और आज यहां इस युद्ध में मेरा साथ दीजिए। देखिए, बात को समझिए आप थोड़ा सा। खानवा का युद्ध एक बड़ा युद्ध था और इस युद्ध में बाबर जो है एक विशाल सेना के साथ जो है वो तैयारी के साथ यहां पहुंच रहा है, तोपों का प्रयोग यहां वो कर रहा है। तो राणा सांगा भी तो अपनी तरफ से तैयारी करेंगे। तो राणा सांगा ने क्या किया था कि राणा सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को लेटर लिखा था। उस लेटर को कहा जाता है पाती परवन। क्या कहा जाता है? पाती परवन। याद रखें, कौन सा लेटर है ये? पाती परवन। किसने भेजा? राणा सांगा ने भेजा। और किस युद्ध के समय? खानवा के युद्ध के समय, सभी राजपूत राजाओं को युद्ध में शामिल होने के लिए। और इस पाती परवन के मिलने के बाद जब हम पढ़ेंगे अभी इतिहास में राणा सांगा और मेवाड़, वहां मैं आपको वापस पूरी डिटेल से ये चीज बताऊंगा। यहां केवल एक आ गया नाम अशोक परमार का, इसलिए सिर्फ कहानी थोड़ी सी बता रहा हूं। तो इस पाती परवन के मिलने के बाद राजपूताना के बहुत से राजपूत राजाओं ने और बाहर से भी कई राजाओं ने आकर जो है साथ दिया है किसका? राणा सांगा का, इस युद्ध में बाबर के खिलाफ। तो उसी तरह उसी पाती परवन के बाद इस जगनेर से आकर अशोक परमार ने साथ दिया किसका? महाराणा सांगा का। और इस बात से खुश होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को जागीर दी। राणा सांगा ने अशोक परमार को जागीर दी। कहां की? ऊपर माल की। कहां की जागीर प्रदान की? याद रखे, ऊपर माल की। अब यहां आप कहेंगे ये नया शब्द क्या आ गया? ऊपर माल, ये क्या है? समझिए इसे।
ऊपर माल की जागीर दी गई। आप जब राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि ऊपर माल एक पठारी क्षेत्र है। ऊपर माल का पठार जो कि कहां से कहां तक है, भीलवाड़ा से लेकर और चित्तौड़गढ़ के बीच का जो पठारी भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है, ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया, भीलवाड़ा, विशेषकर अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो, और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़, जिला अगर दे दिया जाए भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, ठीक है। तो बिजोलिया से लेकर और भैंसरोड तक, गढ़ तक के बीच का जो ये हिस्सा है ये किस नाम से जाना गया है दोस्तों, ऊपर माल के पठार के नाम से जाना गया है, याद रखें। और इसी ऊपर माल की जागीर राणा सांगा ने किसको दी है, जगनेर के अशोक परमार को दी है। क्लियर है। और अशोक परमार ने यहीं ऊपर माल में स्थापना की है, किस ठिकाने की, बिजोलिया ठिकाने की। ये बिजोलिया जो नाम रखा ये किसने रखा है, याद रखें, जगनेर भरतपुर के अशोक परमार ने ही ये नाम रखा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। याद रखें ऊपर माल कहां है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। चलिए, बहुत कॉमन प्रश्न है, पूछा जाता है। और वैसे भी एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं, बात चली रही है तो राजपूताना को या राजस्थान को तीन ही चीजों के लिए जाना जाता है। क्या क्या चीजें, मरु, डिवाइडेशन जो किया गया है इसका साहित्य के आधार पर, मेरू और माल, ये तीन ही बात है बस, मरु, मेरू और माल। क्या समझे, मरु मतलब रेगिस्तान, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान, या तो देखने को मिलेगा रेगिस्तान, या फिर मेरू, राजस्थान का मेरुदंड, अरावली पर्वतमाला, या राजस्थान जानी जाती है किस लिए, अरावली पर्वत के लिए। या तीसरा है माल, माल का मतलब पठार, पठारी भाग। तो राजस्थान को इन तीन ही हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मरु, मेरू, माल। या तो रेगिस्तान होगा, या अरावली की पहाड़ियां होंगी, या फिर पठारी क्षेत्रफल होगा। ये तीन ही हिस्से दिखते हैं राजस्थान में और चौथा कोई हिस्सा नहीं। ऐसा साहित्यिक आधार पर ये तीन वर्गीकरण किए गए हैं। तो ये माल जो शब्द है इसका मतलब ही क्या हो गया, पठारी भूभाग, पठारी क्षेत्र। क्लियर है। चलिए आते हैं वापिस। तो यहां पर ये अब आपको समझ आ गया कि मेवाड़ रियासत के अधीन था, ए श्रेणी का ठिकाना था, बिजोलिया था, बिजोलिया के संस्थापक जो थे अशोक परमार थे। क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो उस समय के जागीरदार तो अशोक परमार थे, लेकिन इस बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पर यहां के जागीरदार या जमींदार कौन हुआ करते थे, बहुत महत्वपूर्ण नाम, राव कृष्ण सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत जो हुई उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार या जागीरदार कौन थे, राव कृष्ण सिंह। याद रखें, महत्वपूर्ण नाम है। और अगर बात करें कि उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। मेवाड़ के राजा हुआ करते थे महाराणा फतेह सिंह। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थापना के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे और साथ ही बिजोलिया के जागीरदार कौन थे। क्लियर है। अब कारण क्या रहा, कारण क्या था इस बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरू होने का, क्यों किसान जो है यहां के परेशान थे, क्यों उन्होंने ये आंदोलन किया था, समझिए इस बात को। इसके कारण की जब बात करें तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो निकल के आता है कि किसान परेशान थे किससे, 84 प्रकार की लाग बागों से। लाग बाग का मतलब है कर, टैक्स। कितने प्रकार का, 84 प्रकार के लाग बाग यहां लगाए गए थे। इसे समझते हैं हम लाग बागे। कर या लगान
जो किसानों से वसूल किया जाता था। अब आप सोचिए कितने प्रकार का कर वसूल किया जाता था किसानों से, 84 तरह का, 84 टाइप का कर लिया जाता था बिजोलिया में। किसके द्वारा? राव कृष्ण सिंह के द्वारा, राव कृष्ण सिंह द्वारा किसानों से। अब 84 तरह, यानी हर एक बात पर शासक, जागीरदार के घर में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो भी उसका टैक्स कौन देगा? किसान देगा। और अगर उसकी शादी हो रही है, वो पढ़ने जा रहा है, तो भी टैक्स कौन देगा? किसान देगा। और अगर कोई मर गया उसके घर में तो भी टैक्स कौन देगा? किसान देगा। यानी हर एक बात पे किसानों से क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। अब आप देखिए 84 तरह के कर जब किसान चुकाएगा तो वो उसके खुद के गुजारे के लिए बेचारे के पास क्या बचेगा? तो गरीबी और भुखमरी फैलना तो स्वाभाविक है। लोग परेशान थे इस 84 प्रकार के कर से कि भाई सारी मेहनत करते हैं और सारा की सारा मेहनत का परिणाम ये निकलता है कि वो सारा की सारा अनाज, वो सारा की सारा पैसा जो हमारा है वो कर चुकाने में ही चला जाता है। हमारे बच्चे तो भूखे ही रह जाते हैं। फिर इस मेहनत का परिणाम क्या हुआ? नतीजा क्या मिला? तो सबसे पहली चीज तो हुई ये कृष्ण सिंह द्वारा लगाए गए 84 तरह के कर। अब दूसरी चीज जिससे ये परेशान थे कि ये लाग बाग या कर निर्धारण के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती थी जागीरदार के द्वारा, वो टेक्निक थी कर निर्धारण की लाटा कूता पद्धति। कौन सी? लाटा कूता पद्धति। ये कर निर्धारण के लिए काम में ली जाने वाली इनकी सिस्टम था। कर निर्धारण इसी से करते थे। अब कैसे होता था भाई इससे कर निर्धारण, और उससे क्यों किसान नाराज थे वो समझिए आप। लाटा कूता पद्धति में क्या करते थे? खेत में खड़ी फसल, जब फसल खेत में खड़ी होती थी, लहराती थी, खड़ी फसल के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था, लगान का निर्धारण किया जाता था। समझिए, खेत में फसल बो रखी है, किसान ने माना सरसों बो रखी है, तो जब वो खेत में खड़ी है, फसल लहरा रही है, उस समय पर जागीरदार का अधिकारी आएगा जांच के लिए, अपने साथ में बही खाते लेकर आएगा और वो वहां उस खेत में आकर उस खेत के मालिक से उसका नाम, उसकी वो जमीन, वो सारे बही खाते निकाल लेगा और उस वो रिकॉर्ड में लिख के लेके जाएगा फसल को देखकर कि भाई अब की बार तो बहुत बढ़िया फसल तेरे खेत में हो रही है और निश्चित रूप से अब की बार तो यहां पर 100 मन सरसों पैदा हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात? में एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसने लिख लिया कि भाई राम सिंह के नाम पर खेत में कितनी सरसों पैदा हुई? 100 मन पैदा हुई, लग रहा है देख के उस फसल को, और टैक्स के हिसाब से इसमें से इतना % सारा उसने कैलकुलेट करके कर दिया कि ये 20 बोरी तेरे इस टैक्स में चली जाएंगी। ठीक है, लिख लिया उसने अपने बही खाते में और रिकॉर्ड लेके वापस चला गया। अब वो लौट के आएगा कब? वो लौट के आएगा जब 2 महीने 1.5 महीने बाद, जब आपकी वो फसल कट के तैयार, पक के तैयार खिलान में रख दी जाएगी और वहां से वो आप उसको दाने के रूप में निकाल लेंगे, यानी सब कुछ तैयार होगा, बोरी में भर के पैक होंगे, तब आएगा अब तो वो कर लेने। अब वो जब आएगा तो कहेगा हाँ भाई राम सिंह कहाँ है तेरा, बता 10 बोरी। अब राम सिंह से वो 10 बोरी 20 बोरी निकाली नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि जब वो अधिकारी देख कर गया था उसके बाद पीछे से फसल में ओले पड़ गए, ठीक है, या टिड्डों का हमला हो गया, या कई बार ऐसा भी होता है खेत में फसल खूब अच्छी दिखती है लेकिन घर तक, दाने तक आते आते वो कमजोर हो जाती है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हर चीज, हर चमकती चीज सोना ही हो, जैसा खेत में दिख रहा है वैसी फसल हो जाएगी, निश्चित तो नहीं है। तो अब उसने तो लिख लिया अपने रिकॉर्ड में 20 बोरी, अब वो तो मांगेगा 20 बोरी, और 20 बोरी कुल में ही 40 बोरी तो पैदा हुई है। अब 20 उसमें से अगर टैक्स दे दिया तो खुद क्या खाएगा? अब वो किसान जो है वो मना करेंगे तो साथ में आते थे जागीरदार के सिपाही जो उन किसानों पर जुल्म करेंगे, उनको कोड़े से मारेंगे, और अगर वो कर नहीं दे पाते हैं तो उनके घर में से सामानों को लूट कर ले जाया जाएगा, मारपीट की जाएगी। तो इस तरह से इस कर निर्धारण की पद्धति से भी क्या थे? किसान परेशान थे कि भाई तुम आते हो और खड़ी फसल देख के, खिलान में पड़ी हुई तैयार फसल को देख के अंदाजा लगा के और चले जाते हो और लिख ले जाते हो। अब उसके बाद में मान लो कुछ भी हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, पानी बरस गया, ओले पड़ गए, कुछ भी हो गया, तो वो सारी जो है फिर तुम बात मानते नहीं हो, तो और पूरा कर फिर तुम्हें चाहिए। तो इस चीज से भी वो किसान परेशान थे। ये 2 बड़े कारण याद रखें, एक तो 84 प्रकार की लाग बागे और दूसरा कर निर्धारण की लाटा कूता पद्धति। ठीक है, और इनको जब पूरा नहीं कर पाते थे तो तीसरा कारण हो गया राव कृष्ण सिंह का अत्याचार।
क्लियर बात है। तो इन कारणों की वजह से बिजोलिया के किसानों का किसान आंदोलन शुरू हुआ था। अब किस तरह से शुरू हुआ उस बात पे आते हैं, कहां से शुरू हुआ। तो ये आंदोलन जो है वो जो 44 साल तक चला है, तो ये 3 चरणों में दोस्तों पूरा हुआ है। ये आंदोलन कितने चरण में पूरा हुआ है? 3 चरण में, 3 अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के जो उसमें अकॉर्डिंग में ये किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रथम चरण जो आता है, जो शुरू होता है 1897 से, 97 से लेकर 1916 तक, यानी कि 19 साल तक चला दोस्तों। कौन सा चरण? पहला चरण, जिसके नेतृत्व करता है कौन? साधु सीताराम दास। क्लियर है? साधु सीताराम दास इसके नेतृत्व करता है। 19 साल तक ये चला है, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव, पहले चरण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया है, क्योंकि हर आदमी में जरूरी नहीं है एक ही जैसी लीडरशिप क्वालिटी हो। साधु सीताराम दास जो है इस आंदोलन को ज्यादा संभाल कर नहीं रख पाए हैं, तो पहला चरण कोई विशेष प्रभावशाली नहीं रहा था। फिर आता है दूसरा चरण। इसका दूसरा चरण जो सिर्फ 7 साल तक चला, 1916 से लेकर 1923 तक, और इस दौरान नाम जुड़ता है किसका? विजय सिंह पथिक का। सिर्फ 7 साल तक ये दूसरा चरण रहा, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि इसी 7 साल, सबसे कम अवधि का चरण था दूसरा चरण, और इसी 7 साल के दौरान विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को न केवल राजपूताना बल्कि पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। महात्मा गांधी के कानों तक आवाज पहुंचा दी, कांग्रेस के अधिवेशनों तक आवाज पहुंचा दी, हर अखबार में खबर छपने लगी किसकी? बिजोलिया के किसान आंदोलन की। किसके प्रयास से? विजय सिंह पथिक। और जो काम 19 सालों में नहीं हो पाया था, वो काम सिर्फ अब कितने सालों में करके दिखाया? 7 सालों में। गुड लीडरशिप क्वालिटी जब मिलती है तो इसी तरह से चीजें जल्दी से बदलती हैं। तो विशेष अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव जो किस अवधि के दौरान पड़ा, या सर्वाधिक जो उसका जो भूमिका रही वो किस अवधि के दौरान रही, तो याद रखें 1916 से लेकर 1923 तक। अब यहां से फिर एक बात जुड़ जाएगी कि विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से कब जुड़े, ये सन पूछ लेंगे, और विजय सिंह जो पथिक हैं इस आंदोलन से कब हटे या कब जेल गए। तो यहां से ये दोनों सन अगर याद रहेंगे तो काम बन जाएगा। 1916 में पथिक इस आंदोलन से जुड़े हैं और 1923 में पथिक कहां गए हैं? जेल गए हैं, याद रखें। फिर आता है पथिक के जेल जाने के बाद इस आंदोलन का तीसरा चरण दोस्तों, तृतीय चरण, जो कि 1923 से लेकर, और यहां देखिए फिर से एक थोड़ा सा एरर है, मैं इसे ठीक कर देता हूं। ये कई बार टाइपिंग में हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक। तो 1923 से लेकर ये आएगा दोस्तों कहां तक? 1941 तक, 1941 तक, जब विजय सिंह पथिक चले गए हैं कहां? जेल में। और उस अवधि के दौरान इस तीसरे चरण का नेतृत्व करते हैं सेठ जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा। क्लियर है? इन दोनों के नाम आएंगे सम्मिलित रूप से तीसरे चरण में। तो ये 3 चरणों में बटा हुआ किसान आंदोलन था। तो अब हम इसके हर एक चरण की डिटेल पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बिजोलिया का किसान आंदोलन, सबसे ज्यादा इसी आंदोलन को हमें पढ़ना है, सबसे ज्यादा डिटेल इसी की है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। इसी आंदोलन से प्रेरणा लेके राजस्थान के अन्य स्थानों पर भी आंदोलन शुरू होंगे। तो ये हमारा हुआ। अब हम पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण में किस तरह की घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं इस किसान आंदोलन के दौरान। चलिए, पहला चरण जो कि चला है कब से कब तक? 1897 से लेकर 1916 तक, 19 वर्षों की अवधि के दौरान। अब क्या बड़ी घटनाएं हैं जिन्हें हमें याद रखना है। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहले शुरुआत हुई इस 1897 के साल में। परेशान तो थे ही किसान, कई सालों से परेशान चल रहे थे, लाटा कूटा पद्धति और आपके जो 84 प्रकार के कर हैं और राव कृष्ण सिंह के जो अत्याचार हैं उन सभी से। लेकिन अब 1897 में ऐसा क्या हुआ है तो समझिए। 1897 में एक गांव था गिरधारीपुरा, यही बिजोलिया ठिकाने में। गांव का नाम क्या है? गिरधारीपुरा। और यहां के एक किसान थे गंगा प्रसाद धाकड़। क्या नाम है? गंगा प्रसाद धाकड़। गिरधारीपुरा गांव गंगा प्रसाद धाकड़ के घर अवसर था कौन सा? मृत्यु भोज का। किसका अवसर था?
मृत्यु भोज का 12वां, जिसको मौसर जिसको हम कहते हैं, ऐसा अवसर गिरधारीपुरा गांव में गंगा प्रसाद धाकड़ के घर में था। अब पहले जो है मैं आपको बता दूं कि पहले के समय पे क्या होता था, अब तो खैर इसको एक कुप्रथा के रूप में लेते हुए लगभग हर जगह ही मृत्यु भोज के अवसर की मान्यता अब बहुत कम हो गई है। पगड़ी की रस्म तो बिल्कुल खत्म ना के बराबर, सिर्फ वो जो पैसे लेने का रस्म था वो खत्म हो गया है, सिर्फ पगड़ी बांधने का ही रिवाज रह गया है। तो एक बुराई के, सामाजिक बुराई के रूप में अभी मौसर को लिया जाता है या इस मृत्यु भोज को लिया जाता है। लेकिन पहले में क्या था कि गांव में खास तौर से जब कोई बड़ा किसान, कोई बड़ा किसान जो अच्छा मतलब अपने पीछे एक संपत्ति और अपना परिवार छोड़कर गया है, तो जब उसका, और अच्छी उम्र पाकर जब मरा है, तो उसका जब मृत्यु भोज होता था तो आसपास के कई गांवों को निमंत्रण भेज दिया जाता था। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 गांवों तक के लोग इकट्ठा होते थे और एक मेला सा भर जाता था। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक जो वो है जीवना चलता रहता था। तो उसी तरह से यहां गिरधारीपुरा गांव में बहुत से गांवों के लोग इकट्ठा हुए थे। अब इकट्ठा हुए हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं। यहां फिर से एक थोड़ी सी मिसप्रिंट है, मैं इसे हटा रहा हूं। अब वो इकट्ठा इतने सारे जो लोग हुए हैं, वो सभी अपनी बारी आने का, जीवने के लिए इंतजार कर रहे हैं। भाई आज की तरह सिस्टम थोड़ी था। आज तो आप किसी शादी में जाओगे तो वहां पर जो भुखमरी अगर देखनी है भारत में, तो किसी शादी में जाकर देखो, मैरिज गार्डन में, वहां आपको खास तौर से जहां रोटियां बन रही होंगी वहां पता चलेगा कि भारत में कितनी भुखमरी फैली हुई है। एक के ऊपर दूसरा हाथ डाल के, कंधे के ऊपर से, और उन रोटियों को छीनने का, आएंगी नहीं बन के, उससे पहले जो प्रयास छीनने का कर लिया जाता है। एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से, आधी आधी रोटी दोनों के हिस्से में आ गई। तो भुखमरी देखनी है तो वहां जाओ। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था ना, उस समय इतनी भुखमरी नहीं थी। बिठा के तरीके से आराम से लोगों को जिमाया जाता था। अब एक जिम के उठेगा तो ही तो दूसरा बैठेगा, बाकी टाइम अब वो, जब तक वो इंतजार करेगा खड़ा। तो ऐसे ही कुछ गांवों के किसान खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, बैठे थे, गप्पे मार रहे थे, और बैठे बैठे उन सब ने अपना अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है भाई अब की बार हमारे गांव में इस तरह की हरकतें हुई, कोई कह रहा है अब की बार हमारे इस तरह से कोड़े मारे, अब की बार ऐसा हुआ, अब की बार वैसा हुआ। सब अपने अपने वहां दुखड़े रो रहे हैं। तो वहीं उन सब की बातों को सुन रहे थे साधु सीताराम दास। कौन? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास, इन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि भाई तुम सब लोग जो है यहां फालतू में अपनी अपनी दुखड़े रो रहे हो, बातें कर रहे हो, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी स्थिति में कोई बदलाव होगा क्या? कुछ ऐसा सोचो जिससे अपनी कंडीशन में बदलाव का प्रयास हो। मेरी सलाह यह है कि भाई हो सकता है इतनी गड़बड़ी जो ये राव कृष्ण सिंह कर रहा है, ये इसकी मनमर्जी जो कर रहा है, ये हमारे मेवाड़ महाराणा को पता ही ना। भाई बिजोलिया तो एक ठिकाना है, किसके अंडर आ रहा है? राजा तो कौन है? फतेह सिंह। तो राजा से बड़ा थोड़ी हो गया कृष्ण सिंह। और हो सकता है कृष्ण सिंह की ये बदमाशियां हमारे राणा जी को पता ही ना हो। तो सबसे पहला काम ये करो कि इस कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर और आप कहां जाओ। मेरा मानना यह है, साधु सीताराम दास कह रहे हैं कि मेरा मानना यह है कि आपको कहां जाना चाहिए? महाराणा के पास शिकायत लेकर। महाराणा हमारे बहुत अच्छे हैं, कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे। ये निर्णय ले लिया गया भाई इस बैठक में। कहां हुई है बैठक? क्या हुई है? एक वैसे ही एक मीटिंग, आपस में जो बातचीत चल रही है 1897 गिरधारीपुरा गांव गंगा प्रसाद धाकड़ के घर में। और यह डिसाइड हो गया कि भाई कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर हम लोग कहां जाएंगे? हमारे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। अब सब लोगों को वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 समझदार व्यक्ति वहां भेज दिए जाएं तो काफी होगा, यह कहा साधु सीताराम दास ने। तो साधु सीताराम दास के कहने पर या समझाने पर यहां बिजोलिया से शिकायत लेकर 2 लोग भेजे गए। कहां पर? मेवाड़ महाराणा के पास। उन 2 लोगों के नाम क्या हैं भाई? वो 2 लोग हैं नानजी पटेल और दूसरे हैं ठाकरी पटेल। क्या क्या नाम है? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों को भेजा गया किसके पास? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। मेवाड़ भेज दिया गया इनको, उदयपुर, कि आप जाओ मेवाड़ और महाराणा को ये खबर दो। ये लोग वहां पहुंच गए। मेवाड़ महाराणा के सामने दरबार में जाके इन्होंने अपनी ये जो दुख भरी गाथा है ये सुनाई कि महाराज इस तरह से राव कृष्ण सिंह जी बड़ा अत्याचार करते हैं, हम बड़े परेशान हैं साहब, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं, कुछ उपाय करो राणा जी, अब आप ही का सहारा है। तो राणा फतेह सिंह जो हैं वो इनको
कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता नहीं था मेरी रियासत में इस तरह की जो आप लोगों को परेशानी हो रही है, अभी हम आपकी परेशानी को दूर करवाएंगे, आप लोगों के साथ हम ये हमारे खास आदमी हैं हामिद खान, इनको जांच के लिए भेजेंगे। मेवाड़ महाराणा ने क्या किया, जांच के लिए भेज दिया किसको, हामिद खां को। क्या नाम है, हामिद खां, जांच के लिए। कहां भेजे गए, बिजोलिया भेज दिए गए इन लोगों के साथ कि भाई जाओ और पता लगाओ कि क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है। हामिद खान बिजोलिया आए और हामिद खान ने बिजोलिया में आकर किसानों की स्थिति को देखकर जब वापस मेवाड़ पहुंचे तो राणा जी को कहा कि साहब राणा जी बात तो बिल्कुल सही है, किसान यहाँ के वास्तव में बड़े परेशान हैं, उनका कुछ जो उनके लिए कुछ आपको करना चाहिए। महाराणा ने कहा भाई ठीक है, आपने जांच कर ली, बहुत अच्छी बात है, अब शांति से आराम कीजिए, थक गए होगे, आराम करो, रेस्ट लो, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। यानी कि महाराणा फतेह सिंह यहाँ किसानों की समस्याओं को हल नहीं करना चाहते थे, केवल उन्हें हल करने का एक दिखावा कर रहे थे ताकि किसानों के बीच में इमेज अच्छी बनी रह सके। क्यों कर रहे थे वो ऐसा, क्यों वो किसानों के हित में जाकर और राव कृष्ण सिंह पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, इस बात को समझिए कि देखिए बिजोलिया तो सिर्फ एक ठिकाना था, ठीक है, असली हाथ तो किसका था, रियासत का था। बिजोलिया से जो 84 प्रकार के कर लिए जा रहे हैं वो अकेले राव कृष्ण सिंह थोड़ी उन्हें हजम कर पाएंगे जब तक किसका सहयोग नहीं होगा, मेवाड़ के राणा का। यानी एक बड़ा हिस्सा इस कर का किसके पास जाता था, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। और अगर वो कोई भी कर हटाते हैं तो उसका सीधा सीधा नुकसान किसको होगा, उन्हें खुद होगा। महाराणा फतेह सिंह की इनकम पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कोई कर नहीं हटाया, सिर्फ एक जांच आयोग भेजकर एक दिखावा करने की क्या की, कोशिश की है। क्लियर है बात यहां तक। तो हामिद खान जांच के लिए आया, हुआ कुछ नहीं, बल्कि उल्टा परिणाम पड़ गया इसका। उल्टा परिणाम क्या पड़ गया कि महाराणा की ओर से फटकार मिल गई किसको, राव कृष्ण सिंह को। मेरे शब्दों में मैं आपको कहानी समझा रहा हूं। महाराणा फतेह सिंह ने कहा होगा जो आपके राव कृष्ण सिंह को कि भाई तुमसे अगर नहीं संभल रहा तो मना कर दो, मैं किसी और को जागीरदार बना देता हूं, तुमसे अगर नहीं संभल रहा है ठिकाना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ के किसान तो आंदोलन विद्रोह पर उतर रहे हैं, वो खबरें लेकर, वो तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे दरबार तक पहुंच गए हैं। सोचो, तुमसे नहीं संभल पा रहा है ये काम, तुम रिटायरमेंट ले लो, हट जाओ, किसी और को बना देता हूं, इस तरह से कुछ कहा होगा। तो भड़क गए कौन, राव कृष्ण सिंह जी, गुस्सा आ गया। अब गुस्सा उस राजा पे तो उतार नहीं सकते, वो गुस्सा उतरेगा किस पे, किसानों पर, अपने से नीचे पर। तो अब देखिए क्या किया, उल्टा प्रभाव क्या पड़ गया। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने कहा कि भाई ऐसा है, बड़ी शिकायतें लेकर जाते हो तुम। पहले तो इन नानजी और ठाकरी पटेल का इलाज किया, इनको निष्कासित कर दिया, बिजोलिया से निकाल दिया बाहर। और अब बाकी के किसानों से कि बेटा बहुत तुम मेरी शिकायत लेके जाते हो, अब देखता हूं क्या उखाड़ लेते हो मेरी शिकायत करके। अब तक तो तुम 84 देते थे, अब एक 85 और देने पड़े गए। और 1903 में कृष्ण सिंह ने एक नया कर और किसानों पर लगा दिया, जिसको क्या कहा जाता है, चंवरी कर। कि बहुत शिकायत लेके जा रहे हो ना, अब एक कर और संभालो और देना पड़ेगा, और देखता हूं तुम क्या कर लेते हो, करो जाके शिकायत। चंवरी कर लगा दिया। कैसे आएगा प्रश्न, चंवरी कर किसने लगाया, राव कृष्ण सिंह। चंवरी कर राव कृष्ण सिंह ने कब लगाया, 1903। इस तरह से आएगा प्रश्न, ठीक है। और ये कर है क्या, इस कर के अनुसार हर एक किसान को जब भी वो अपनी बेटी की शादी करेगा, अपनी बेटी की शादी पर उसे 5 रुपए का टैक्स चुकाना पड़ेगा। किसे, राव कृष्ण सिंह को। अब आप सोचिए, बेटी की शादी किसान कर रहा है और कर किसे देना पड़ेगा, खुद की बेटी की शादी का भी कर किसे देना पड़ेगा, राव कृष्ण सिंह को। और वो भी कितना, 5 रुपए। 5 रुपए, 5 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो 5 रुपए का कर देना पड़ेगा। किसान बेचारे परेशान हो गए। किसान पहुंचे साधु सीताराम दास के पास कि साधु जी ये तो मर गए, आपके कहे अनुसार हमने नानजी ठाकरी पटेल को भेजा और ये तो उल्टा प्रभाव पड़ गया, 5 रुपए का और कर आ गया, अब हम क्या करें, अब तो ये तो फंस गए हम आपकी बात मानकर। साधु सीताराम दास ने समझाया कि अब की बार अगर इस कर को हटवाना है, इस कर को अगर हटवाना है तो अब की बार अपने खेतों में बुआई मत करो, और बुआई अगर नहीं होगी तो लाटा कूटा पद्धति से कर का निर्धारण नहीं होगा और तुम्हें कर नहीं चुकाना पड़ेगा। और जब कर कम पहुंचेगा तो अपने आप इस टैक्स को हटाएंगे। और उनकी ये सोच सही साबित हुई, इस कर को वापस महाराणा ने हटा दिया है।
ठीक है, कि भाई चमरीकर हटाया जाता है। आगे क्या घटना होती है देखिए, 1906 में आकर इस राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, मर गए राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह मर गए तो बिजोलिया के किसानों को लगा कि अब शायद हमारी समस्याओं का हल हो पाएगा, एक अत्याचारी जागीरदार मारा गया। और अब कृष्ण सिंह के स्थान पर उसका बेटा, कौन है ये, इसका बेटा है पृथ्वी सिंह, जो अब नया जागीरदार बनता है। और पृथ्वी सिंह जागीरदार बनते ही एक नया कर किसानों पर लगा देता है जिसका नाम है तलवार बंधाई। यहां देखिए दो प्रश्न, पहला प्रश्न तो यह आएगा तलवार बंधाई कर किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने। दूसरा प्रश्न यह आएगा कि तलवार बंधाई कर कब लगाया गया, तो साल भी याद रखें 1906 में। ठीक है, दो बातें। तीसरी बात कि यह तलवार बंधाई है क्या। तलवार बंधाई दोस्तों एक प्रकार का उत्तराधिकार शुल्क है, उत्तराधिकार शुल्क। जैसे आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं आज की भाषा में, तो एक तरह की स्टाम्प ड्यूटी। जैसे मेरी जमीन अगर मैं किसी को बेच रहा हूं या किसी से उसकी जमीन में खरीद रहा हूं, तो हम दो आदमी खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन खरीदने और बेचने के बीच में हमें हजारों लाखों रुपए जो है वो किसको देने पड़ते हैं, सरकार को, जब हम उसका कागज बनवाते हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं। क्योंकि वो एक तरह का क्या है, एक तरह की स्टाम्प ड्यूटी है, वो आपके उस भूमि का हस्तांतरण का जो चार्ज ले रही है सरकार, वो है। तो उसी तरह से यहां तलवार बंधाई है, जिसे क्या कहते हैं, एक प्रकार का उत्तराधिकार ये शुल्क है। और ये उत्तराधिकार शुल्क कौन किसे चुकाता है, ये उत्तराधिकार शुल्क चुकाया जाता है जागीरदार की ओर से राजा को। क्लियर है, किसान का कोई रोल नहीं है इसमें। नया जागीरदार जो भी किसी जागीर का बनेगा, जैसे पिता मर गए, अब उसके बाद उसके बेटे को वो जागीर दी जा रही है, तो वो नए जागीरदार के द्वारा राजा जी को जो है वो पैसे भेजे जाएंगे, टैक्स भेजा जाएगा, किस रूप में, तलवार बंधाई के रूप में, कि भाई अब मेरा राज तिलक हो रहा है तो ये टैक्स आपका लीजिए, आपका ये स्टाम्प ड्यूटी लीजिए। समझ रहे हैं आप बात। तो अब ये तलवार बंधाई के लिए जनता का कोई रोल नहीं था, लेकिन पृथ्वी सिंह ने ये कर भी किसके ऊपर डाल दिया, किसानों के ऊपर, कि भाई मेरे पास तो पैसे वैसे हैं नहीं, अब मुझे तलवार बंधाई देनी है, तो तलवार बंधाई आप लोग मुझे चुकाइए। समझ गए। दूसरी चीज, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां तलवार बंधाई से जुड़ी हुई, ये तलवार बंधाई राजस्थान की लगभग हर रियासत से लिया जाता था, केवल एक रियासत में तलवार बंधाई वसूल नहीं की जाती थी, याद रखें। जैसलमेर इकलौती रियासत थी, जैसलमेर में यह नहीं लिया जाता था, याद रखें। जैसलमेर इकलौती रियासत जहां तलवार बंधाई कर नहीं लिया जाता था। क्लियर है। आगे बात करते हैं। इसके बाद में 1914 में ये पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई 1914 में, और अब मेवाड़ के बिजोलिया के नए जागीरदार बनते हैं कौन, केसरी सिंह। तो यहां बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 3 जागीरदार बदलेंगे, याद रखिए। पहला कृष्ण सिंह, दूसरा पृथ्वी सिंह, और तीसरा आएगा फिर केसरी सिंह। और केसरी सिंह क्योंकि एक बच्चा था, छोटा था, अल्पायु था, इसलिए रियासत की और अंग्रेजों की ओर से कोर्ट ऑफ वार्ड्स, क्या कहते थे, कोर्ट ऑफ वार्ड्स नियुक्त किया गया, किसे, अमर सिंह राणावत को। यानी भाई जब तक ये व्यस्क नहीं हो जाते हैं केसरी सिंह, जैसे हम राजाओं के समय पढ़ते थे कि जब भी कम आयु का कोई राजा उसका राज तिलक होता था तो उसका संरक्षक किसी ना किसी को बनाना पड़ता था, बिल्कुल वैसे ही वही कहानी यहां है कि केसरी सिंह जब जागीरदार जो है किसी ठिकाने का, अगर वो कम आयु का है तो उसका कोर्ट ऑफ वार्ड्स या मुर समात बनाना पड़ता था, जो किसको बनाया गया, अमर सिंह राणावत को, क्योंकि ये अल्पायु के थे, अवयस्क थे। क्लियर है। केवल इतना ही हो पाया इस पहले चरण में, और कोई विशेष प्रभाव इस पहले चरण का नहीं दिखाई पड़ता है। तो प्रभावहीन रहा ये चरण, कोई विशेष काम नहीं हो पाया। ठीक है, छोटी छोटी घटनाएं हुई, जैसे साधु सीताराम दास ने फतेह करण चारण और कई जैसे इनके सहयोगियों के साथ मिलकर मित्र मंडल की स्थापना कर ली, हो कुछ नहीं पाया, कोई बड़ा काम कोई कर नहीं हट पाया, कुछ नहीं हो पाया किसी के, ना अंग्रेज सरकार के, ना महाराणा फतेह सिंह के, ना किसी जागीरदार के कान पर कोई जोरेंगी, कुछ नहीं हो पाया, प्रभावहीन रहा ये टोटली। आगे क्या होता है अब देखते हैं। आगे आता है दूसरा चरण। कौन सा चरण, दूसरा चरण। 1916 से लेकर दूसरा चरण चला था दोस्तों 1923 तक, 7 वर्ष तक ये चरण चला। और इस चरण का जो नेतृत्व है वो किया है किसने, विजय सिंह पथिक ने। महत्वपूर्ण, बस यही
यही बात है कि इस चरण में आकर जुड़ गए हैं कौन? विजय सिंह पथिक। इनका नेतृत्व रहा। जो है विजय सिंह पथिक का जो वास्तविक नाम है वो भूप सिंह है। क्या नाम है? भूप सिंह। असली नाम विजय सिंह इनका सही नाम नहीं था। इनका असली नाम तो दोस्तों हुआ करता था क्या? भूप सिंह। ठीक है। और इनकी जाति जो हुआ करती थी वो थी गुर्जर। तो इनका पूरा नाम क्या हुआ? भूप सिंह गुर्जर। ठीक है। पिता थे इनके हमीर सिंह गुर्जर और माता थी इनकी कमला देवी। ठीक है। भूप सिंह की जन्म जो इनका हुआ, पैदाइश इनकी जहां की थी, ये मूलतः राजपूताना के नहीं थे। पैदाइश इनकी थी गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में ये पैदा हुए थे। याद रखें, बुलंदशहर यूपी में पैदा हुए थे। और 1907 में ये रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। रास बिहारी बोस भारत के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी हुआ करते थे। 1907 का ये जो सन आया है, ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। 1907 का ये जो सन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में। कांग्रेस अधिवेशन सूरत। ठीक है। और यही वो महत्वपूर्ण अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, जिसकी हमने अभी बात की है, यही इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इस 1907 के अधिवेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था। कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। क्या हुआ था? कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। दो दलों का जन्म हो गया था। एक कहलाया गरम दल और एक कहलाया नरम दल। क्लियर है? नरम दल जो सालों से हाथ जोड़ के काम चलाता था, लेकिन गरम दल जो अब ये समझ चुका था कि अब हाथ जोड़ने का नहीं, हाथ छोड़ने का समय आया है। लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के नेतृत्व में इन्होंने कहा इस सूरत अधिवेशन में कि भाई साल हो गए, 22 साल हो गए हमें देखते हुए। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ है, कांग्रेस का गठन हुआ है। तब से लेकर अब तक कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं कर पाई। ऊपर से अंग्रेज हुकूमत का जो हौसला है वो इतना बढ़ रहा है कि 1905 में उसने बंगाल का टुकड़ा कर दिया। सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू मुस्लिम के बीज बो दिए। 1906 में हमारे ही मुस्लिम भाई हमसे अलग होकर कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग बना लेते हैं। कांग्रेस उन्हें रोकने का प्रयास भी नहीं करती। क्या फायदा फिर इस ऐसी कांग्रेस पार्टी में होने का? और अब आपके केवल इस हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। हम इसका विरोध करते हैं और हम अपना एक अलग दल, अपनी एक अलग विचारधारा बनाते हैं, लाल बाल पाल। और इन्होंने, इनके आह्वान पर बाकी कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर गरम दल का जो रुख कर लिया, उस विचारधारा को अपना लिया। और ऐसे ही गरम धारा को मानने वाले हैं कौन? रास बिहारी बोस, क्रांतिकारी। आगे जाकर 1911 में देखते हैं ये क्या करते हैं। अभी फिलहाल 1907 में जो संपर्क में आ गए हैं रास बिहारी बोस के, कौन? आपके विजय सिंह पथिक या भूप सिंह। अब ये रास बिहारी बोस ने क्या किया? 1911 में दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग, हमारे भारत के उस समय वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है। और 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा। क्यों करवाया गया था? क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ क्वीन मैरी जो है इंडिया आए थे। इसी समय पर याद रखना कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने का डिसीजन भी इसी दरबार में हुआ था। पहले राजधानी कलकत्ता थी, दिल्ली आई कब? 1912 में। डिसीजन हुआ 1911 में। मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, वो गेटवे ऑफ इंडिया भी समुद्र के किनारे इसी टाइम पे लॉर्ड हॉर्डिंग ने बनवाया था। किसके सम्मान में? भाई इंग्लैंड का सम्राट आ रहा है तो एक वेलकम गेट तो होना चाहिए। ठीक है। छोटा मोटा आदमी थोड़ी है, पैसा तो भारत का है, भारत का पैसा भारत के काम नहीं आ रहा। किसके सम्मान में खर्च हो रहा है? इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में खर्च हो रहा है भाई। अब इस बात से क्रांतिकारी, बाकी तो चुप थे, पर क्रांतिकारी कैसे चुप रहे कि यार हमारा पैसा और हम ही को नहीं मिल रहा और इनके लिए जो है दरबार लग रहे हैं, गेट बन रहे हैं, सब खर्चे हो रहे। रास बिहारी बोस ने क्या किया? अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर इस लॉर्ड हॉर्डिंग की गाड़ी पर बम फेंक दिया। चुप रहने वाले आदमी थोड़ी थे। लॉर्ड हॉर्डिंग हालांकि बच गया, लेकिन घटना बहुत बड़ी थी भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी, समझिए आप, वायसराय की गाड़ी पर बम फेंकने का प्रयास किया गया है रास बिहारी बोस के द्वारा।
अब ये घटना तो बड़ी हो गई तो पुलिस पीछे पड़ेगी, तो रास बिहारी बोस ने क्या किया, सभी को कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड होने का यानी छिप जाने की सलाह दी। और इन्होंने ही भूप सिंह को, इनकी ही सलाह थी कि इन्होंने भूप सिंह को कहां भेज दिया, खैरवा गांव पाली, राजपूताना, गोपाल सिंह खरवा के पास। किसके पास? गोपाल सिंह खरवा इनके सहयोगी थे। तो इन्होंने कहा कि भाई भूप सिंह, अब यहां थोड़ा सा पुलिस का जोर ज्यादा रहेगा, तो तुम कुछ दिन के लिए हमारे पाली में एक मित्र हैं गोपाल सिंह खरवा, ठाकुर गोपाल सिंह खरवा, उनके पास चले जाइए। तो इनके कहने पर भूप सिंह यहां आ गए हैं। ठीक है, अब भूप सिंह यहां आ गए हैं, लेकिन क्रांतिकारी आदमी है, चुप नहीं रह सकते हैं, कुछ भी गलत होता देखते हैं तो आवाज उठाते हैं। और ऐसे ही एक दिन कुछ सैनिकों से लड़ लेते हैं, सैनिक इन्हें गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल ले जाते हैं, टोडगढ़ जेल से ये भाग जाते हैं। टोडगढ़ जेल अजमेर में है, तो वहां से ये भाग जाते हैं। अब पुलिस पीछे है तो आदमी बचने के लिए क्या करेगा, अपना भेष बदलेगा। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले दाढ़ी बढ़ाते हैं, आंखों पर चश्मा लगाते हैं और सिर पे पगड़ी पहन लेते हैं और अपना नाम भूप सिंह से बदल कर रख लेते हैं विजय सिंह। क्लियर बात, विजय सिंह पथिक ऐसे इनका नाम पढ़ाइए। तो अपना नाम बदलकर इन्होंने रख लिया विजय सिंह। और ऐसे ही घूमते फिरते ये 1916 में, अब यहां से सन याद रखना, कंटिन्यूटी याद रखना, 1916 में ये पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी नामक गांव में, जिस गांव में एक बैठक, एक मीटिंग चल रही थी किसकी, विद्या प्रचारिणी सभा की। और विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, हरि भाई किंकर, ये इसके संस्थापक थे। कितने प्रश्न बन गए इस एक लाइन में से समझना। पहला प्रश्न, विजय सिंह पथिक ओछड़ी गांव कब गए, 1916, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, विद्या प्रचारिणी सभा की बैठक कहां और कब हो रही थी, 1916, ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़। तीसरा प्रश्न कि विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे, कौन थे भाई, हरि भाई किंकर। तो यहां पहुंच गए विजय सिंह पथिक, यहां इन्होंने भी जो दो चार बातें, दो चार भाषण दे दिए। और यहीं इस मीटिंग में आए हुए थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास इनकी बातों से प्रभावित हुए कि यार ये आदमी वास्तव में एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का आदमी लगता है, बहुत अच्छे भाषण देता है, और अगर ये बिजोलिया आ जाएगा तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया के किसानों को एक ताकत मिलेगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो साधु सीताराम दास ने इस बैठक के बाद विजय सिंह पथिक से संपर्क किया कि साहब मैं चाहता हूं आप बिजोलिया चले, वहां के किसान बड़े परेशान हैं और आप जैसा एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का आदमी ही उनकी इस दुविधा में मदद कर सकता है, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। समझ रहे हैं आप बात को। तो साधु सीताराम दास के जो प्रयास से या उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर इस विद्या प्रचारिणी सभा में शामिल हुए विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया जाने का निर्णय किया। यानी कि कब जुड़े, 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ेंगे कौन, साधु आपके विजय सिंह पथिक। क्लियर है। आगे अब बैक टू बैक घटनाएं होंगी, तुरंत प्रभाव से ये काम करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी एक्शन लेंगे। विजय सिंह पथिक ने वहां पहुंचकर क्या किया, 1917 में हरियाली अमावस्या का दिन था। तिथि कौन सी थी, हरियाली अमावस्या। गांव था बैरी साल और स्थापना की ऊपर माल पंच बोर्ड की। किसकी, ऊपर माल पंच बोर्ड की। और इसका अध्यक्ष बनाया किसको, मन्ना जी पटेल को। याद रखें। क्लियर है। अब देखो यहां, और स्थापना की किसने है, विजय सिंह पथिक ने। यहां इस एक लाइन से देखो कितने प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसने की, विजय सिंह पथिक। दूसरा प्रश्न, ऊपरमाल पंचबोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए, मन्ना पटेल। तीसरा प्रश्न, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कब की गई, 1917। चौथा प्रश्न, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना जो है किस तिथि को की गई, हरियाली अमावस्या। और पांचवा प्रश्न, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किस गांव में की गई थी, बैरीसाल गांव। तो यानी इस एक लाइन से 5-6 प्रश्न जो हैं आपके सही होते हैं। क्लियर है बात। आगे चलते हैं। आगे 1918 में ये जो है विजय सिंह पथिक वो दिल्ली पहुंच गए हैं कांग्रेस की मीटिंग में भाग लेने के लिए। वहां लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात की है उन्होंने, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने तिलक से यह निवेदन किया है कि मैं चाहता हूं साहब इस किसान आंदोलन की मांग जो है आप वो कांग्रेस के अधिवेशनों तक पहुंचाएं। तो याद रखें 1918 में पथिक दिल्ली गए कांग्रेस की मीटिंग में भाग लेने,
और 1919 में अमृतसर में बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस बैठक में बिजोलिया की मांग उठाई या बिजोलिया की आवाज उठाई। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर। क्लियर है बात? आ गई इतनी समझ में? इसके बाद में 1919 में ये पहुंच गए भाई कहां? वर्धा महाराष्ट्र में। और वर्धा महाराष्ट्र में जाकर इन्होंने स्थापना की किसकी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और यहीं से इन्होंने अखबार एक चलाया जिसका नाम है राजस्थान केसरी। क्या नाम है? राजस्थान केसरी। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है, वर्धा महाराष्ट्र से इन्होंने प्रकाशित किया है। ठीक है। और इसी दौरान इन्होंने महात्मा गांधी से भी मुलाकात की और महात्मा गांधी ने इनको आश्वासन दिया कि मैं अपना एक सहयोगी आपके पास भेजूंगा। बाद में इन्होंने अपने सचिव मणिलाल कोठारी को बिजोलिया भेजा था और फिर भी जब ये नहीं मान रहे थे तो महात्मा गांधी ने यहां तक कह दिया था कि अब जल्दी ही मैं खुद बिजोलिया आऊंगा। उसके बाद रियासत के राजा ने तुरंत एक्शन लिया था। तो गांधी जी से मुलाकात भी इसी दौरान जो है विजय सिंह पथिक की होती है। इसके बाद 1920 में इस राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय है वो कहां लाया गया? अजमेर में लाया गया। कहां? अजमेर में। याद रखें 1920 और 1919 इन दोनों वर्षों को याद रख ले। पूछा जाए आपसे राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई और साल 1919 भी दिया जाए और 1920 भी दिया जाए तो आप क्या करेंगे? याद रखें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो हुई दोस्तों वो 1919 में ही मानी जाएगी। और कहां मानी जाएगी? वर्धा महाराष्ट्र में ही मानी जाएगी। अगर उसे अजमेर पूछना होगा तो वो खुद कहेगा प्रश्न में कि 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया, तो आप दीजिए फिर जवाब अजमेर। क्लियर है। और यहीं से इन्होंने एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था नवीन राजस्थान। क्लियर। और बाद में जब इस समाचार पत्र में बैन लगा दिया गया तो इसका नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान का ही नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तरुण राजस्थान। क्लियर है। इसके बाद में अब जैसा मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी भी आने की कह चुके हैं, उन्होंने अपना सचिव भी भेज दिया है। तो अब एक्शन में आए कौन? मेवाड़ महाराणा। और उन्होंने कर अब भी दिखावा ही रहे हैं, अंजाम कुछ भी नहीं करेंगे, काम कुछ भी नहीं करेंगे, अब भी दिखावा ही है। 1919 अप्रैल 1919 में उन्होंने क्या किया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जांच के लिए बिजोलिया भेजा मेवाड़ रियासत की ओर से। किसकी अध्यक्षता में? बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। जिसमें कुल कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन? एक तो खुद बिंदुलाल भट्टाचार्य, दूसरे अफजल अली और तीसरा अमर सिंह। ये अमर सिंह कौन? वो ही बिजोलिया के कोर्ट ऑफ वार्ड्स अमर सिंह राणावत। अब देख लिए जांच के लिए जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है वो खुद उस समय बिजोलिया को संभाल रहे हैं, तो वो खुद के खिलाफ कोई जांच देंगे क्या? ऐसा संभव हो सकता है क्या? तो कुल मिला के एक दिखावा हो रहा है। फिर इसके बाद में इन्होंने भेजा 1921 में बेदला आयोग। इसमें भी 3 सदस्य थे। अध्यक्ष थे राज सिंह बेदला, सदस्य तक सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। तो ये दो इन्होंने क्या भेज दिए हैं? मेवाड़ रियासत की तरफ से ही गए हैं ये दोनों जो जांच आयोग गए हैं बिजोलिया में। इसके बाद भी इन्होंने किया जब कुछ नहीं, महात्मा गांधी ने एट लास्ट ये कह दिया कि अब मुझे खुद बिजोलिया आना पड़ेगा, तो तुरंत राजस्थान की जो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हरकत में आई और 1922 में राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल एक राज्य में जो सबसे बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी का पद होता था उसे एजीजी कहते थे। तो वहां पर राजस्थान के एजीजी है इस समय पर रॉबर्ट हॉलैंड। उन्होंने प्रेशराइज करके और मेवाड़ महाराणा से कहकर और 84 में से कितने कर माफ करा दिए? 35 कर माफ करा दिए। आंशिक रूप से हम देखें तो इस दूसरे चरण में 35 कर जब हटाए गए तो बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों की क्या हुई? जीत हुई दोस्तों। तो इस चरण में देखिए आप, इतनी जल्दी जब ये चीजें बदल रही हैं, अखबारों में खबरें छप रही हैं, कांग्रेस के बैठकों तक पहुंच रही है, अंग्रेजों के कानों तक पहुंच रही हैं, तो उसका परिणाम ये हुआ कि 35 कर माफ कर दिए गए। ठीक है। और उसके बाद 1923 में विजय सिंह पथिक को क्या हो गई?
जेल हो गई, विजय सिंह पथिक जेल चले गए और विजय सिंह पथिक 1923 से लेकर 1927 तक कहां रहे? जेल में रहे। जेल से वापस आने के बाद जो इनका जो प्रभाव था बिजोलिया के किसानों पर वो उतना नहीं रह गया। किसानों ने इन पर कुछ उल्टे सीधे इल्जामात लगाए, जिसके बाद इन्होंने राजनीतिक जीवन से ही संन्यास ले लिया और उसके बाद किसी किसान आंदोलन में ये कहीं इनकी कोई भूमिका नजर नहीं आती है। और इसके बाद क्योंकि ये तो जेल चले गए हैं, इस किसान आंदोलन को संभालने का काम किया जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा ने। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है दोस्तों इसका ये तीसरा चरण। तीसरा चरण जो कि 1923 से ही शुरू होगा और 1941 तक जाएगा। इस चरण की अगर हम बात करें, नेतृत्व इस चरण का किसने किया है, तो इस चरण के नेतृत्व करता है सेठ जमनालाल बजाज। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है सेठ जमनालाल बजाज का। और दूसरे हैं माणिक्यलाल वर्मा। सेठ जमनालाल बजाज बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, किस नाम से जाने जाते हैं? इनका पूरा सहयोग था गांधी जी के लिए, पूरी तरह समर्पित थे ये गांधी जी के प्रति और इसीलिए गांधी जी ने इनको क्या कहा? अपना पांचवा बेटा। गांधी जी के कितने बेटे थे? खुद के बेटे थे 4 और इनको क्या कहा? पांचवा। तो ये गांधी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। ठीक है, गांधी के क्या कहलाते हैं? 5वें पुत्र कहलाते हैं सेठ जमनालाल बजाज। इसके अलावा ये खुद को गुलाम भी कहते थे। कौन? सेठ जमनालाल बजाज खुद को कहते थे गुलाम। ठीक है, और कोई नहीं कहता था, खुद ही खुद को गुलाम कहते थे। अब बात करें इस तीसरे चरण में क्या हुआ है। तीसरे चरण में एक तो ये पंछीड़ा गीत, कौन सा गीत? पंछीड़ा गीत जो है उसका नाम बहुत आता है। पंछीड़ा एक गीत था जो लिखा किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्यलाल वर्मा इस गीत के माध्यम से किसानों में जन जागरण और जोश और जागृति फैलाने का काम किया करते थे। ठीक है, 1941 में भरपूर प्रयास से चल रहा है। जमनालाल बजाज ने इस तीसरे चरण की जिम्मेदारी जो है, बिजोलिया की जिम्मेदारी जो है वो दे दी है किसे? हरि भाई उपाध्याय को। हरि भाऊ उपाध्याय को। किसने दी है जिम्मेदारी? सेठ जमनालाल बजाज ने। ठीक है, अब इन सब के प्रयासों से 1941 में देखिए क्या होता है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री होते हैं राघवाचारी और मेवाड़ के राजस्व मंत्री होते हैं मोहन सिंह मेहता। ये दोनों लोग जो हैं वो इन जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा के प्रेशराइज किए जाने पर इनके प्रयासों से किसानों की मांगों को मान लेते हैं, किसानों से समझौता कर लेते हैं और इस समझौते के बाद ये बिजोलिया का किसान आंदोलन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। जो 44 वर्ष तक चलने वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा अहिंसक नॉन वायलेंस जो किसान आंदोलन था ये क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। याद रखें इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अहिंसक किसान आंदोलन। इसके अलावा अब हम जितने भी किसान आंदोलन पढ़ेंगे वहां सब में गोलीकांड, लाठीचार्ज ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन यहां ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये एक अहिंसक आंदोलन था जो 44 सालों तक चला था। क्लियर है बात? महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये बिजोलिया किसान आंदोलन है जिसने राजस्थान के बाकी सभी किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन कहां हुआ या बाकी किसान आंदोलन को प्रेरणा स्रोत किस किसान आंदोलन को कहते हैं, तो भी बिजोलिया। इसके अलावा विजय सिंह पथिक एक नाम आया था। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक, किसान आंदोलन का जनक कह दो, उसका प्रणेता कह दो या उसका पितामह कह दो, तीनों बातें आ जाएं, जवाब एक ही होगा। क्या? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। क्लियर है? यहां तक
आपका ये किसान आंदोलन जो है वो पूरा होता है। एक महत्वपूर्ण और बात जो पिछले कुछ समय से कई बार पूछी गई है, देखिए विजय सिंह पथिक ने अपना पूरा जो ध्यान है पूरी तरह से केंद्रित कर दिया था बिजोलिया पे, पूरा खुद की पूरी ताकत इस आंदोलन में झोंक दी थी। कानपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था दोस्तों जिसका नाम था, कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से एक अखबार प्रकाशित होता था जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। प्रताप एक न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र, नाम नहीं है किसी का, समाचार पत्र है ये प्रताप। और इस प्रताप के जो संपादक हुआ करते थे, एडिटर जो हुआ करते थे, वो थे गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम है? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्रांतिकारी सोच रखने वाले आदमी है ये भी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रकाशित करते थे कौन सा अखबार? प्रताप नामक समाचार पत्र। विजय सिंह पथिक ने, फेमस न्यूज़पेपर था ये ऑल इंडिया लेवल पे, तो विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजकर बिजोलिया के किसानों की तरफ से, और ये डिमांड, ये एक रिक्वेस्ट रखी किसके सामने? गणेश शंकर विद्यार्थी के सामने, कि भाई आप जो हैं वो बिजोलिया की खबरों को भी प्रकाशित किया करें, और आपके अखबार में अगर ये खबरें आएंगी तो बिजोलिया के किसानों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो पाएगा। तो चांदी की राखी भेजी थी गणेश शंकर विद्यार्थी को, किसने? पथिक ने, और उनसे ये मदद मांगी थी कि आप इस न्यूज को अपने अखबार में छापें। और प्रताप नामक समाचार पत्र में रोज खबरें छपने लगी किस आंदोलन की? किसान आंदोलन बिजोलिया। अक्सर आया है ये प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें किस अखबार में प्रमुखता से छापी जाती थी? याद रखें प्रताप। छपता कहां से था? कानपुर। और संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। क्लियर है यहां तक की बात? इसके अलावा अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन में कुछ महिलाओं ने भी अपना महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो हैं वो प्रस्तुत की थी बिजोलिया में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं कौन कौन सी हैं? देखिए कौन कौन है। अंजना देवी चौधरी पहला नाम। कौन? अंजना देवी चौधरी। इसके अलावा नारायणी देवी वर्मा, रमा देवी, रानी भीलनी और उदी मालन। ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो बिजोलिया के किसान आंदोलन में वहां की महिला नेताओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां एक नाम और आता है, देखिए दोस्तों, तुलसी भील। तुलसी भील ये महिला नहीं है, पुरुष है, जो कि बिजोलिया का संदेश वाहक का काम करता था। बातें आपस में इधर से उधर किसानों तक पहुंचाने का काम करता था। बिजोलिया का संदेश वाहक तुलसी भील। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो धाकड़ जाट जाति के लोगों का आंदोलन था। किस जाति के लोगों ने किया था? धाकड़ जाट जाति। क्लियर है? तो ये महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं आपके बिजोलिया के किसान आंदोलन से, जहां से राजस्थान के बाकी सभी आंदोलन शुरू होंगे। शुरुआत आज की क्लास में दोस्तों ये हमने कर दी है। बिजोलिया के बाद के आगे के जो किसान आंदोलन हैं वो हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे का वीडियो हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे एक नए किसान आंदोलन के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।